नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादबिन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए यहां पर प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और ये क्लासेस आपकी कई क्लासेस हो चुकी हैं और इन क्लासेस में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करके उन चीज़ों को समझाया। ये क्लास जो होती है वो आपको पता है 12:30 बजे होती है, लेकिन इसके अलावा आपकी एक क्लास होती है रीजनिंग की जो कि सुबह 7 बजे होती है। 12:30 बजे आपकी मेरे द्वारा क्लास दी जाती है। इसके बाद आप हमसे शाम को जुड़ेंगे और शाम को आपको 8 बजे मिलेगी मैथ्स की क्लास और 9 बजे आपको मिलती है हिंदी की क्लासेस। और इस सीरीज का नाम क्या है आपको पता चल गया होगा कि चाणक्य की सीरीज है और हमारे द्वारा चाणक्य बैच भी लॉन्च किया गया है। और ये बैच जो है आपका चाणक्य बैच आपको यहाँ पर मिलने वाला है 599 रुपए में। और यह बैच जो है इस पहले बैच की सफलता के बाद में हमने अब दूसरा बैच भी लॉन्च किया है, चाणक्य 2.0 बैच। और ये चाणक्य 2.0 बैच पहले बैच से और अच्छा बैच है और आपको मैं बता दूं कि इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। और ये बैच अभी हाल फिलहाल ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको वो सब पढ़ाया जाएगा जो वास्तव में यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कांस्टेबल के लिए पढ़ना है तो आप कांस्टेबल के लिए उत्तर योद्धा बैच में एनरोल कर सकते हैं और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, आपको बता दूं, क्योंकि ये जो फीस है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। इसके बाद ये फीस बढ़ा दी जाएगी, जिसके बाद में आप यहां पर जो बैच आपको दिख रहा है 999 का, अभी आपको मिल रहा है 499 में। ये भी बैच 999 का है, अभी आपको मिल रहा है 599 में। ठीक है, बैच कहां मिलने वाला है तो मैं आपको बता दूं, ये आपको मिलने वाला है बाई एससी ऐप पर, जो आपको कहां से मिलेगी, प्ले स्टोर से। वहां पर आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, इसके बाद लॉगिन करने के बाद आप बैचेस को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है कि हम लोग यहां पे आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। ये जो सीरीज है, इस सीरीज से भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, लेकिन इस सीरीज से फायदा जो मिलने वाला है वो उससे बेस्ट फायदा आपको थ्योरी से मिलने वाला है, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है कि हम उस थ्योरी को अच्छे से कवर कर लें, कि जब हम प्रैक्टिस सेट करें, जब हम मॉक टेस्ट करें, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें तो हमारे टेस्ट सही जाएं, हम यहां पे क्वालिफाई हो पाए। ठीक है, जितने भी लोग हैं वो भाई जुड़ चुके हैं, जहां पर एएसपी हैं काजल चौहान, निशांत माथुर भाई, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा जब आप जुड़ चुके हो, क्योंकि इसके बाद में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पढ़ने के टाइम पे लोग हो सकता है कि शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी आपके पास में मौका है तो आप अभी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि आप जब बैठे हैं मेरे साथ में और क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा और ये क्लास आपको कैसी लगती है ये भी जरूर बताइएगा। ये मैं आपको बता दूं, कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको हम अब लिख सकते हैं A4 शीट पर। और जैसे ही A4 शीट पर लिखते हैं तो जब हम एग्जाम देने के टाइम पे उन चीजों को क्या कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, इसलिए शॉर्ट नोट्स में काम आते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हाँ जी, बहुत दिनों के बाद आए हैं, कोई बात नहीं है, हो जाता है मेरा, कभी कभी थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 आप एक बार यहां पे जरूर ये नोटिस करिएगा कि जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप यहां पे कमेंट जरूर करिएगा जितने भी आप आंसर देंगे। लास्ट में जब आप यहां पर क्लास खत्म करेंगे तो उस टाइम पे आपको बता दीजिएगा कि कितने कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कहता है, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। यह क्वेश्चन भले ही प्रीवियस ईयर का है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट भी बनने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक टाइम था कि यूएसएसआर और अमेरिका, यूएसए, इन दोनों में क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर के चलते इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर ने एक ग्रुप बनाया जिसे हम वारसा पैक्ट के नाम से जानते हैं, और यूएसए के द्वारा जो ग्रुप बनाया गया उसे हम नाटो के द्वारा नाम से जानते हैं। आप यहां पे जहां पर देखोगे, नोटिस करोगे कि नाटो जो है वो हमें अभी हाल फिलहाल में दिखाई देता है, लेकिन वारसा पैक्ट जो है 1991 में खत्म हो गया था, क्योंकि यूएसएसआर टूटकर बन क्या गया, रसिया बन गया। यहां पर एक ग्रुप बना वारसा पैक्ट, जिसके अंदर बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया थे। एक तरफ आपका बना नाटो, जिसमें हम ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी को देखते हैं। तो जब हम यहां पे इन दोनों के बीच की लड़ाइयों को देखते हैं तो हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप और बनाया जिसे हम जानते हैं नाम के नाम से। ये नाम क्या है, ये नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, ये क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट है। और ये नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या है कि ये ऐसा ग्रुप है जो ना तो अमेरिका की तरफ रहना चाहता है ना ही यूएसएसआर की तरफ में रहना चाहता है। ऐसा ग्रुप जो दोनों में से किसी का भी पक्ष नहीं रखता है उसे कहते हैं निरपेक्ष, यानी गुट निरपेक्ष। और ये गुट निरपेक्ष का
पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1961 में हुआ था, और ये हुआ था बेलग्रेड में। कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। और ये बेलग्रेड कहां पे है? यूगोस्लोवाकिया में है। और यूगोस्लोवाकिया को प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम पे, सर्बिया के नाम से जाना जाता है, जहां के आपने सुना होगा टेनिस प्लेयर हैं जो ग्रैंड स्लैम जीतते हैं, जिनका नाम है जोकोविच, वो भी सर्बिया से हैं। ठीक है, तो जिसके इसके अंदर भारत शामिल है, इसके अंदर मिस्र शामिल है, इसके अंदर इंडोनेशिया शामिल है, घाना जैसे देश इनके अंदर शामिल हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी अमेरिका और यूएसएसआर, अमेरिका का ग्रुप नाटो, यूएसएसआर का वार्सा पैक्ट, भारत ना तो अमेरिका के साथ ना ही यूएसएसआर के साथ, भारत किसके अंदर? नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर, यानी नाम ग्रुप के अंदर, जिसका मतलब है कि ना ही हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं ना ही हम रशिया का साथ दे रहे हैं। तब यहां पर एक ग्रुप बना, 1961 में इसकी पहली बैठक होती है, और बैठक होने पर यहां पर बताया जाता है कि हम ना तो अमेरिका की तरफ रहेंगे ना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत में भी क्या हुआ? भारत में भी एक एक्ट लाया गया। अब ये एक्ट लाने से पहले क्या किया जाता है? अधिसूचित किया जाता है। अधिसूचित करने का मतलब है कि यहां पे हम क्या बताएंगे कि हम लोगों को कानून की जानकारी दे रहे हैं, जानकारी के अलावा इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। यानी जनता को और उससे संबंधित विभाग तक सारी जानकारी को पहुंचाना, इसे कहते हैं अधिसूचित करना, यानी नोटिफाई करना। यहां पर यही बात बोली गई है कि भारत में मानव के अधिकार संरक्षण अधिनियम को 8 जनवरी 1994 को क्या किया जाता है? अधिसूचित किया जाता है, यानी नोटिफाई किया जाता है। इसका मतलब है कि ये कानून बनने जा रहा है, इस कानून के अंदर ये होने वाला है, इसके क्या प्रभाव रहेंगे, जनता तक और उससे संबंधित विभाग तक ये जानकारी पहुंचाना। अब पूछा क्या गया है? उसने बोला है कि लागू कब माना जाता है, यानी लागू कब किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जे 1994, 8 जनवरी 1994 को तो क्या किया जाता है? अधिसूचित किया जाता है। लेकिन यहां पर ये लागू कब हो चुका था? तो 28 सितंबर 1993 को ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, एएसपी का आंसर ए है, काजल चौहान बता रहे हैं डी, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। और यहां पर यह भी आपको मैं बता दूं कि 12 अक्टूबर 1993 को इस एक्ट के तहत क्या किया गया था? आपको मालूम होना चाहिए, एनएचआरसी, जिसे हम मानव अधिकार आयोग कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना की गई थी। कब कब होती है? अब आपको पता है भाई, 1993 में ये बना, तो 12 अक्टूबर को, ये सितंबर में है, तो ये 12 अक्टूबर 1993 को यहां पे मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाती है, गठन किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। यहां पर मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना, शिकायत आने पर उन पर कार्रवाई करना, सरकार को सजेशन देने का इसका काम है। तो एनएचआरसी क्या काम करती है, और ये एक्ट लाया कब गया था, और इसको अधिसूचित कब किया गया था, ये सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर भाई हड्डियां हैं, सबके पास होंगी। कौन ऐसा है जिसके पास में हड्डी नहीं है? और अगर हड्डियां हैं तो मजबूत करनी पड़ेंगी, और मजबूत करना है तो हमारे पास में ऐसा कुछ होगा जो उसे मजबूत करेगा। अब मजबूत करने वाला कौन है? क्या वो कॉपर हो सकता है, क्या वो थोरियम हो सकता है, क्या कैल्शियम, या फिर यूरेनियम? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि यहां पर हमारी हड्डियों की क्या हो जाती है? डेंसिटी कम हो जाती है। हड्डियां की क्या हो जाएगी? डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी उनका घनत्व कम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि घनत्व कम होने का मतलब है कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं। और हड्डियां जो कमजोर हो रही हैं वो किस मिनरल के कारण हो रही हैं? तो कमी हो जाती है किसकी? कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कैल्शियम के साथ साथ एक और है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरस। तो बॉडी के अंदर जब कैल्शियम, या फिर हड्डी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो वहां पर हड्डियों की डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं?
कमजोर हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऐसा एक और चीज है जिसका नाम है विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से भी क्या हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको मिनरल्स याद रखना है तो कैल्शियम फास्फोरस, और विटामिन याद रखना है तो विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, कमी हो जाएगी किसकी, कैल्शियम की, और कैल्शियम की कमी हुई तो फिर क्या होगा, तो आपको फिर बीमारी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अगर बच्चों में होगा तो उसे रिकेट्स कहेंगे, और अगर वयस्क में होगा, हम लोगों में होगा, तो उसे कहेंगे ऑस्टियोमेलेसिया। ये बात याद रखना। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में हो रही है तो बच्चों में जो हड्डियां कमजोर होती हैं उस रोग को हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है, रिकेट्स किस कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। लेकिन हम लोगों में अगर हड्डियां कमजोर हो जाएं तब उसे हम ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। ठीक है, तो वयस्कों में यानी अडल्ट में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे होने वाले रोग को हम ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। ये दोनों बातें जो हैं अलग अलग हैं, मतलब एक ही है कि दोनों में हड्डियां कमजोर हो रही हैं। बच्चों में कमी तो रिकेट्स, हम लोगों में कमी तो ऑस्टियोमेलेसिया। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या हो रहा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तब भी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से साइकिल है। कैल्शियम खाद्य पदार्थों से ही तो अवशोषित होगा, हम कुछ खाएंगे उसी से हमें कैल्शियम मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एएसपी का आंसर सी था, काजल का भी आंसर सी था, तो बहुत अच्छा आंसर दिया भाई, सी है आंसर। कौन सा, हाँ सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आप सभी को भाई, हम लोग आज जानते हैं कि आज के टाइम पे संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, या फिर हम कह सकते हैं कि संगीत कहीं ना कहीं हमारे माइंड को थोड़ा सा अच्छा कर देता है जब हम जैसी सिचुएशन में होते हैं। भाई आप ये मत कहना कि भाई हम दुखी हैं तो दुख वाले गाने सुनते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है कि डांस भी होता है जो हमारी पारंपरिक नृत्य शैली है, और वो पारंपरिक नृत्य शैली है उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथ में एक ग्रंथ है जिसका नाम है भरतनाट्य शास्त्र, और इस भरतनाट्य शास्त्र में इस नियमों के अनुसार कुछ एक डांस का नाम लिया गया जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य। यहां पर हमारे धार्मिकता के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी भावनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में इस डांस के अकॉर्डिंग यानी डांस में बताया जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डांस होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, अभिनय करेंगे, एक्टिंग भी तो करते हैं। एक्टिंग होगी तो यहाँ पे जो डांस है उसमें हम संगीत भी लेके आएंगे, तो संगीत के अकॉर्डिंग भी एक्टिंग करेंगे। तो इन सब का एक समन्वय होता है, और इसी प्रकार से मैं कहूंगा कि भारत में मान्यता प्राप्त 8 हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि भाई भरतनाट्यम हो रहा है। तो भरतनाट्यम होता है, ये कहाँ होता है ये आपको बताना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने देखा है कथक भी होता है, 8 हैं, तो दूसरा हो गया आपका कथक। इसके अलावा भाई कथक के अलावा एक ऐसा है जो इसी के नाम से जाना जाता है लेकिन उसमें ली जुड़ जाता है, तो हम उसे कथकली कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास में अगर पूड़ी कच्ची हो जाए तो उसे हम कुचिपुड़ी कह देंगे। ठीक है, कुचिपुड़ी के अलावा आप देखेंगे मणिपुरी के नाम से भी हमारे पास में शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसी के नाम से भी हमारे यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है, और क्या इसके अलावा भी नृत्य हैं, तो बिल्कुल हैं। उड़ीसी के अलावा सत्रिया और मोहिनी अट्टम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक आपका शास्त्रीय नृत्य जिसे हम सत्रिया कहते हैं, और एक शास्त्रीय नृत्य जिसे हम मोहिनी अट्टम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और इनमें से आपको पता चल चुका होगा कि ना तो घुमरा है, ना ही कर्मा है, ना पडायनी है। कौन सा है इनमें से, सत्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस उठे, सर हमें इनके स्टेट भी बता दो, तो स्टेट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे बताना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला आपका भरतनाट्यम जो होता है वो कहां होता है, तमिलनाडु में किया जाता है। कथक की बात करेंगे तो आप अभी कहां रह रहे हैं भैया, हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएसआई की तैयारी करेंगे तो हमें कथक पता होना चाहिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा कथकली की बात करें तो ये कथकली जो है वो केरल में होता है। कुचिपुड़ी की हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। मणिपुरी तो बहुत ही आसान, क्योंकि मणिपुर है तो मणिपुरी,
और अगर उड़ीसी की बात हो रही है तो ये तो उड़ीसा का हो गया, यानी ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये तो स्टेट के नाम से हो जाएंगे। और लास्ट आपको यहां पे दिख रहे हैं सत्रिया को याद करना पड़ेगा क्योंकि सत्रिया जो है वो असम में है और एकमात्र स्टेट जिसके पास में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं उसका नाम क्या है, केरल है। तो आपके पास में ये सारे आंसर मिल जाएंगे और इसी तरीके से आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है जी। काजल चौहान मणिपुरी, मधुपुरी, मोहिनी अट्टम केरल बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही बताया। स्टूडेंट लाइफ का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। आपको पता है कि हमारे पास संविधान है और संविधान में जब नृत्य की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं भाषा की भी बात होगी और हमारे पास में एक अनुसूची भी है जिसके अंदर क्या है, भाषाएं की बात की जा रही है। तो एक हमारी 8वीं अनुसूची है और इस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, यानी संवैधानिक मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं। तो आपसे कहूं मैं 8वीं अनुसूची है और इस 8वीं अनुसूची में क्या है, आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाती है। और आपसे अगर मैं ये कहूं कि कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं तो आपका आंसर क्या होगा कि संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता को बताती हैं, सांस्कृतिक विविधता को मान्यता देती हैं। तो यहां पर ये बातें हैं। ठीक है, अब आपसे मैं कहूं कि इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आप क्या बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मान्यता प्राप्त आपकी भाषाएं पहले आपकी कितनी हुआ करती थी, मूल भाषाओं में यानी मूल संविधान में 14 थी। फिर होता है संविधान संशोधन 1967 में, और 1967 में हम क्या कर देते हैं, एक भाषा ऐड कर देते हैं जिसका नाम है सिंधी। ठीक है, कितनी हो गई, 15 हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, 1992 में हमें फिर संशोधन करना पड़ता है और संशोधन करने के बाद में यहां पर हमें नमक की बात करनी पड़ती। अब आप कहेंगे नमक की बात क्यों करनी पड़ती है, नमक की बात इसलिए करनी पड़ती है कि ना से हो जाएगा आपका नेपाली, ठीक है, ना से हो जाएगा आपका नेपाली और मां से हो जाएगा आपका मणिपुरी और के से क्या हो जाएगा, यहां पर आपका के से क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कोंकणी। तो ये हमारी क्या है, ये 3 भाषाएं बाद में जोड़ी गई 1992 में। कितनी हो गई हमारे पास में, 16, 17, 18, 19 हो चुकी हैं। इसका मतलब 3 भाषाएं और हैं। अब वो 3 भाषाओं की बात करेंगे कब, 1992 के बाद 2003 में। 2003 में फिर संशोधन करना होता है और यहां पे बात आती है किसकी, बोर्ड मास की। अब ये क्या है बोर्ड मास, अब आप कहोगे ये क्या है, यहां पे हमें 4 भाषाएं चाहिए। 4 भाषाएं कौन सी हैं, बो से हो जाएगी आपकी बोडो, बो से हो गई आपकी बोडो, डी से हो जाएगी आपकी डोंगरी, बो से आपकी बोडो, डी से आपकी डोंगरी, फिर आपके एम ए से हो जाएगी मैथिली और उसके बाद में संथाली। तो इस तरीके से आपके पास में पूरी 22 भाषाएं हो जाती हैं और इस तरीके से हमारे पास में सारे आंसर मिल जाते हैं और आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा कि सबसे लास्ट में आपको कौन सी दिखी, संथाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, हमारे संविधान में सारी बातें की गई हैं। हमारे संविधान में बताया गया है कि अनुसूचित जाति है यानी एससी का भी दर्जा दिया, आयोग बनाना पड़ता है जिसे हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एनसीएसटी के नाम से जाना जाता है। इसको क्या किया जाता है, एक संशोधन किया जाता है 89वां। भाई ऐसे तो हम संविधान में कोई भी चीज नहीं ला सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अमेंडमेंट करना पड़ेगा और 89वां संविधान संशोधन किया जाता है। और संशोधन करने पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसके माध्यम से क्या करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय जनजाति आयोग का प्रावधान करते हैं अलग से, क्योंकि ये एससी में जुड़ता था पहले, लेकिन अलग से एसटी अलग बना दिया। ठीक है, तो ये कब आया, 2004 में हमने एनसीएसटी बनाया 89वें संविधान संशोधन में, और ये 2004 में क्या बनता है, एनसीएसटी का गठन हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना कि हम लोग एससी और एसटी को
एक ही आयोग के द्वारा क्या करते थे, हम वहां पर चीजों को देखते थे, उनके अधीन काम करता था। लेकिन क्या करना पड़ा कि एसटी भी एक बहुत बड़ा समुदाय है, इसी वजह से एक संशोधन करना पड़ता है। और 89वें संविधान संशोधन में हम क्या करते हैं, एनसी एसटी का प्रावधान करते हैं। लेकिन ये बात कब की जाती है, 89वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, और 2003 के बाद 2004 में हम एनसीएसटी की क्या कर देते हैं, गठन कर देते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर क्लास ठीक नहीं चल रही है, कैसे चल रही है, ठीक नहीं चल रही है तो कैसी चल रही है तो बता दो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। आपको पता है राज्यसभा है, बिल्कुल है, और राज्यसभा में क्या है, हमारे पास में सीटें हैं। भाई लोकसभा है, राज्यसभा है, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, हम कहेंगे कि 250 हैं। कितनी है, 250 हैं, मैक्सिमम 250 हो सकती हैं। और इन 250 में 12 सदस्य क्या होते हैं, नामित किए जाते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर मैं राज्यसभा की आज की स्थिति की बात करूं, वर्तमान स्थिति की बात करूं, तो 245 संख्या है हमारे पास में। और 245 में से अगर यहां बोला जाए कि 12 सदस्य यहां पे संविधान कहां पर हैं, संविधान द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 233 संख्या होगी और 12 नामित किए जा रहे होंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें यहां पे क्या करना है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन करना है। तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको सीटें मिलेंगी ज्यादा, जिसकी जनसंख्या कम उसको सीटें मिलेंगी कम। तो ऐसा क्या होता है कि हमारे पास में एक अनुसूची है जिसका नाम है 4th अनुसूची, यानी 4वीं अनुसूची। और ये 4वीं अनुसूची क्या करती है, ये केंद्र और राज्य में, यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम यूटी कहते हैं, यूटी और स्टेट, इसमें क्या कर रहे हैं, राज्यसभा की सीटों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, यही बताता है कि कौन से प्रदेश में कितनी सीटें होंगी। और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहां पर हैं, तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 31 है, जो कि सबसे ज्यादा है। और यहां पर एक बात और याद रखना कि राज्यसभा में जो भी चुना जाता है उसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, ना कि 5 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। ये बातें आपको और अच्छे से नोट कर लेनी है। ठीक है, हमें क्या पता चल गया यहां से कि हमारे पास में एक अनुसूची है, 4थी अनुसूची, यानी 4th शेड्यूल है, जिसके अंदर राज्य में और यूटी को राज्यसभा की सीटों के आवंटन की जानकारी दी जाती है जनसंख्या के अनुसार। और राज्यसभा में सीटों की संख्या होती है 250 मैक्सिमम, और यहां पर 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 तो चुने गए हैं और 12 नामित किए गए हैं। ये बात जो है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की है, जिसमें 31 है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ काजल चौहान और एएसपी ने आंसर दे दिया है, सही चल रही है। एक कह रहे हैं सही चल रही है, एक कह रहे हैं सही नहीं चल रही है। तो भाई हो सकता है कि किसी नेट का इशू हो, मेरे पास में नेट का इशू नहीं है, लेकिन आप देख लो, एक हो सकता है कि आपके में नेट का इशू हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विजयनगर के शासक, आपको पता है कि भाई देखो, शुरुआत में हमारे यहाँ पे युद्ध होते रहते थे, प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, वो एक दूसरे से युद्ध लड़ा करती थी, कोई एक दूसरे के क्या करती थी, कब्जा करने की कोशिश करती थी। कोई चाहता था कि मुझे ये जमीन मिल जाए, कोई कहता था मुझे ये मिल जाए, तो यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी। तो होता क्या है, विजयनगर के शासकों, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं के बीच तालिकोटा की लड़ाई लड़ी जाती है। यह लड़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे दक्षिण में अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन हो जाता है तालिकोटा लड़ाई के बाद। यह बात याद रखना, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक लड़ाई है जिसे हम क्या कहते हैं, तालिकोटा की लड़ाई। क्या कहते हैं हम जिसे, तालिकोटा की लड़ाई।
और इस तालिकोटा की लड़ाई में होता क्या है कि एक साम्राज्य है जिसे हम विजयनगर का साम्राज्य कहते हैं, और ये विजयनगर का साम्राज्य जो है ये किसके पास हुआ करता था, तो आप यहां पे क्या बताएंगे, तो ये साम्राज्य तो हुआ करता था किसके पास, ये सदाशिव राय के पास हुआ करता था, लेकिन केवल वो शासक नाम मात्र था। लेकिन इसका जो मंत्री था राम राय, ये राम राय के पास पूरी शक्ति हुआ करती थी, और ये दक्कन में यानी दक्षिण की ओर सल्तनत में विवाद पैदा कर देता था और उन पर कब्जा करने की कोशिश करता था। होता क्या है, विजयनगर साम्राज्य से लड़ने के लिए सभी दल दो हैं, कहते ना एक को हराना है तो सभी का एकजुट हो जाना, तो यहां पर भी यही होता है। अगर आप यहां पे भी देखें, जैसे अगर अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कि नरेंद्र मोदी एक तरफ और बाकी सारी पार्टियां एक तरफ, ऐसे ही यहां पे हो रहा है, विजयनगर साम्राज्य एक तरफ और इसके अलावा बाकी सारी पार्टियां, जिसमें हम कह सकते हैं कि बीजापुर, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान जिनका नाम है अली आदिल शाह, इसके अलावा विजयनगर से रायचूर, मुगदल, अंदौली किले, यहाँ पे क्या होता है, ये सब लोग आपस में क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। तो गठबंधन करने के बाद में क्या होता है, विजयनगर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सभी आपस में क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं और किसे हरा देते हैं, ये हरा देते हैं विजयनगर साम्राज्य को। यानी यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के द्वारा क्या हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य के राम राय का निधन हो जाता, वो राम राय का हार हो जाती है। हार हो जाने के बाद में क्या होता है, यहां पर अंतिम हिंदू सम्राट जो हुआ करते थे राम राय या फिर सदाशिव राय, इनका पतन हो जाता है। और ये कब होता है, याद रखना, ये 1565 में होता है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहां पे बी सही होगा, 1570 नहीं है। 1565 में तालिकोटा की लड़ाई की गई थी। यहां पर क्या होता है, दक्कन के सल्तनत में विजयनगर को परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद में यहां पे जो गठबंधन था वो गठबंधन जीत जाता है। इसके बाद में विजयनगर को लूट लिया जाता है। लूटने के बाद में दक्षिण के ये जो अंतिम सम्राट हुआ करते थे जिनका नाम था सदाशिव राय, यहां पर हिंदू साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। फिर आ गया आपका विधानसभा का। हम राज्यसभा को पढ़ चुके हैं, अब विधानसभा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्यों को चुना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप इनमें से कोई ना कोई एक आंसर देने वाले हैं, तो जल्दी से आप आंसर बताइए। तब तक मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश की जब बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं, और वो राज्यसभा की सीटें हम अभी देख चुके हैं कितनी हैं, 31 हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, और वो लोकसभा की सीटें प्रेजेंट में कितनी हैं, 80 हैं। तो ये तो बात हो गई राज्यसभा और लोकसभा की, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, और जब मुख्यमंत्री चुने जाएंगे तो विधानसभा के चुनाव होंगे, और विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वो है आपके पास में 403। लेकिन आपका आंसर यहाँ पे 404 दे रखा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 403 में भाजपा के पास में प्रेजेंट टाइम में बहुमत है, और भाजपा के पास में प्रेजेंट टाइम में बहुमत है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी इनके पास में जो सीटों की संख्या कितनी है, 251 है। तो 251 सीटों के साथ में अभी बहुमत में कौन है, भाजपा की सरकार है। और यहां पर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री आप जानते हैं सभी कौन है, आदित्यनाथ हैं। ठीक है, तो कितने लोगों का सही है भाई, 403 देख रही थी, हाँ कोई बात नहीं, 403 ही है, वो 404 आपका आंसर है, लेकिन आंसर इसका जो है वो 403 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, काजल चौन का ऑप्शन नंबर 540 कहाँ से होगा, ऑप्शन नंबर ए कहाँ से सही हो जाएगा, इतनी सीटें कहाँ हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की। आपको पता है कि हमारे पास में हाई कोर्ट होना चाहिए और हर राज्य में होना चाहिए, और ये बात कहां की जाती है, अनुच्छेद 214 के तहत। यानी एक आर्टिकल है 214, और इस आर्टिकल नंबर 214 में कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य में, यानी जितने भी राज्य हैं आपके पास में, उन प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए। और अगर आपको पता है कि हमारे पास में राज्यों की संख्या कितनी है, हमारे पास में राज्यों की संख्या है 28, लेकिन हाई कोर्ट की जो संख्या है, आपसे अगर वो पूछा जाए तो हाई कोर्ट की संख्या हमारे पास में कितनी है, 25 है। और पूछा कुछ और जा रहा है, आप कह रहे हैं कुछ और पूछा जा रहा है, कुछ और बता रहे हैं। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है। नया हाई कोर्ट कौन सा बना है, तेलंगाना हाई कोर्ट नया बना था 2019 में। प्रत्येक राज्य में
हाईकोर्ट का प्रावधान कहां किया गया है? हमारे संविधान में, अनुच्छेद नंबर 214 में। और ये जो बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर सी। ये कहां पर है? शिमला में है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। तो सी आंसर किसने दिया है? काजल ने आंसर दिया है, स्टूडेंट लाइफ, एएसपी, इन लोगों का आंसर सही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब भारतीय खाद्य निगम की बात की जा रही है। अब ये खाद्य निगम क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? खाद्य निगम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खाद्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका काम है। एमएसपी जो आपको मिलता है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो होता है, वो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, वो कौन पता करता है? ये करता है। ठीक है, यानी कौन तय कर रहा है? ये करता है। अनाजों की खरीद फरोख्त कौन कर रहा है? ये करता है। और यहां पर उनका भंडार करना, उनको स्टोर करना, और स्टोर करने के बाद में उनका वितरण करने का काम किसका है? इसी का है। तो ये क्या है? इसे कहते हैं एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे हम कह रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इस एफसीआई का यहां पे स्थापना भी की जाएगी। तो कब की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है 1965 में। कब की गई? 1965 में स्थापना कर दी। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज की स्थापना है किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? कोई ना कोई एक्ट होगा। तो हमारे यहां पे एक्ट का नाम क्या है? खाद्य निगम। क्या नाम है? खाद्य निगम अधिनियम। तो ये बात याद रखना। और ये अधिनियम कब बना? 1964 में। तो पूरा आपका एक्ट का नाम क्या हो जाएगा? खाद्य निगम एक्ट 1964। इतनी बात समझ ली? बिल्कुल समझ ली होगी। अब हमें क्या करना है? हमें बताना है कि ठीक है सर, इतना बात हमें समझ पे आ गई, ये कोई ना कोई मंत्रालय तो होगा, कोई ना कोई मंत्री तो होगा इसका। तो मंत्री आपको बताना है, मंत्रालय मैं बता देता हूं। तो आपका जो है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, क्योंकि कंज्यूमर ही खरीदेगा, फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहां पर आप बताओ कंज्यूमर कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। अब अगर ये मंत्रालय है तो इसका कोई ना कोई तो मंत्री होगा। तो आप बताइए उपभोक्ता मामले का मंत्रालय किसके पास है? खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए। तुक्का बी, तुक्का लगाया है भाई। तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऐसी चीजें। जब हम यहाँ पे फूड की बात करते हैं, ये एक वैधानिक निकाय है जो आपको 1965 में खाद्य निगम एक्ट 1964 के तहत बनाया गया। यही है जो एमएसपी पर अनाजों की खरीद करता है। ये याद रखना। एमएसपी जो आप बात करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि एमएसपी की बात की जा रही है, तो ये क्या कर रहा है? एमएसपी पर खरीद करता है। किसकी? अनाज की। और इस अनाज की खरीद करने के बाद में क्या करेगा? खरीद करने के बाद में ये भाई उन चीजों को स्टोर भी करेगा। आपसे खरीद तो लिया, अब स्टोर करना है। स्टोर के बाद में आप सभी को वितरित भी करेगा। वितरण करने का भी काम इसका होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी ने इसका आंसर लगाया, किसी ने इसका आंसर दिया, नहीं दिया, इसके मंत्री बताए, नहीं बताए, भाई कम से कम इतना तो बता दिया करो। ये चीजें तो आपकी नॉर्मल पता होनी चाहिए। प्रहलाद जोशी इसके मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब ये मत कहना कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात की जा रही है तो हमें नहीं पता कौन है। भाई इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कौन है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यहां पर बात की जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की। तो यहां पर इनमें से ऐसा कौन है, यानी ऐसा कौन सी ईयर है जहां पर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है? कृषि की बात की जा रही है तो कृषि के बारे में होगा। प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है तो इस पर रिसर्च की जाती होगी। रिसर्च करेंगे तो ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो हमें यहां पे क्या मिलता है? कृषि क्षेत्र में रिसर्च करने का मौका, यहां पर प्रशिक्षण प्रदान करने का मौका। अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये कहां पर है? कानपुर में है। इसकी स्थापना आप बताइएगा। तब तक मैं आपको बताता हूं कि भारत में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी और कहां खुली थी? भारत में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी और ये कहां पर ओपन की गई थी? इस बात को बताओ, कौन बताएगा? कोई बताने वाला है नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूं कि भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम आज क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि
यानी एग्रीकल्चर, और यहाँ पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी की बात क्या जा रही है, इसलिए क्या है, प्रौद्योगिकी है, और प्रौद्योगिकी है तो फिर क्या होगा, ये एक यूनिवर्सिटी भी है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1960 में की गई थी, 1960 में स्थापना की गई थी। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में ओपन की गई थी, लेकिन आज ही कल ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड अलग हो चुका है, और ये जो है पंतनगर में आती है, और ये कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कब ओपन हुई थी, तो 1975 में ये ओपन की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। इसका तो आंसर बी है। किसने आंसर दिया है, प्रहलाद जोशी काजल चौहान ने बताया, बहुत सही आंसर दिया है। एएसपी का सी तुक्का है, एएसपी बहुत तुक्का लगा रहे हो आज तो भाई, 2-3 क्वेश्चन का तुक्का लगा चुके हो, ऐसे नहीं चलेगा भाई, तुक्का तुक्का नहीं लगाना। स्टूडेंट लाइफ का आंसर सी है, काजल चौहान 1975, तो इसका आंसर 1975 सही है, सी गलत है, तुक्का भी गलत है। इसके अलावा एक्स्ट्रा में आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में ओपन की गई थी, और ये कृषि विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी, उत्तर प्रदेश में की गई थी। फिर इसका नाम बदल दिया गया, और ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत, उनके नाम से रखा गया, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो आजकल कहां पर है, उत्तराखंड में है, क्योंकि ये जो आपका पंतनगर, ये कहां पहुंच चुका है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। अब बात की जाती है, आपका शरीर है भैया हमारे पास में, आपने देखा होगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लाइट की जरूरत है, तो इसका मतलब पावर हाउस, यानी हमारी आपके आसपास पावर हाउस होंगे जो हमें क्या करते हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही हमारी शरीर को भी एनर्जी चाहिए। हम भी, मैं बोले जा रहा हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, आप बैठे हैं, आप पॉइंट से लिख रहे हैं, हाथों का चलना, पैरों का चलना, हमारे मुंह का चलना, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी लाएंगे हम कहां से, कि जब हमारे पास में क्या होगा, कोई सेल होगी, और सेल में क्या है, सेल के अंदर पाया जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, यानी सेल का बिजली घर कहलाता है। क्यों कहलाता है, यहीं से हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलेगी कैसे, एनर्जी मिलती है जब हमारे पास में, सेल के पास में जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज के साथ में जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, तब क्या होता है, हमें वेस्टेज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में, यानी एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो एनर्जी करेंसी कौन हुई, तो एनर्जी करेंसी आपकी एटीपी है। तो ये क्या है, एनर्जी करेंसी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है। और इस एटीपी को अगर फुल फॉर्म में बात करेंगे तो यहां पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडेनोसिन। यहां पे क्या हो जाएगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जो हम सांस ले रहे हैं ना, उस सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन का यूज हो रहा है वो कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। सेल में भी कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। भाई एनर्जी ऐसी नहीं मिलती है। फिर लगा दिया एएसपी ने तुक्का, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, एटीपी आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम ट्राइफॉस्फेट को तोड़ेंगे तो तोड़ने पर क्या बनेगा, वो एडीपी बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट बनाने को हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कह पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। सोशल नेटवर्किंग साइट, आप सभी जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट में आप देखेंगे फेसबुक का हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें सोशली लोगों से जोड़ता है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, इसके अलावा और बहुत सारे आपके माइक्रो ब्लॉगिंग साइट भी हैं। तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास में है, टम्बलर। और ये टम्बलर जो है ये ओपन किया जाता है कब, 2000, आप बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूं, वो तो आप आंसर ही है। तो टम्बलर क्या है, डेविड कॉर्प के द्वारा बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, कि आपको क्या करना है, यहां पे ब्लॉगिंग करनी है। और एक प्रकार से ये क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग
वेबसाइट है या फिर क्या कह सकते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, आप ब्लॉग कर सकते हैं और ब्लॉग कर सकते हैं। ब्लॉग कर कैसे करेंगे, ब्लॉग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बनाने पर आप जो भी बनाना चाहें, टेक्स्ट के फॉर्म में बनाना चाहें टेक्स्ट के फॉर्म में बना सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में बना सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में बना सकते हैं, और उसके बाद में इसे क्या कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये कब बनाया गया, 2007 में बनाया गया था। तो टम्बलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो माइक्रो ब्लॉगिंग में काम आता है। ब्लॉग बनाकर यहाँ पे हम टेक्स्ट के फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में शेयर कर सकते हैं और लोगों को अपने अंदर चल रही भावनाओं को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का पता नहीं है, कोई बात नहीं है, काजल का आंसर है। सर को देखकर हमें एनर्जी मिलती है, बिल्कुल भाई मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं आपको बोलकर पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा मैं लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन मेरी एनर्जी डाउन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मैं भाई अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। होगी भैया, क्या सर जी ग्रुप डी वाली साइंस क्लास नहीं होगी क्या, होगी भाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है, अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा। अब आपसे बोला जाए कि आप यहाँ पे आज के टाइम पे हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम था जहां पे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना है और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो यहां पे क्या करना होगा, यानी कौन बढ़ाएगा, हमारे यहाँ पे तो संस्कृत चलती थी, हमारे यहाँ पे तो हिंदी चलती थी, तो ब्रिटिश शासन आया और ब्रिटिश शासन आने पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। और बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले कौन आते हैं, 1835 में आते हैं मैकाले। तो मैकाले ने एक क्या दिया, एक पत्र दिया जिसे हम कहते हैं विवरण पत्र कहते हैं, या मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया जिसमें क्या बोला गया कि अंग्रेजी शिक्षा को हर स्कूल में पढ़ाया जाए, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो इंग्लिश को लेकर ये चलते हैं, लेकिन 1854 में आते हैं कौन, चार्ल्स वुड आते हैं, और चार्ल्स वुड के द्वारा क्या किया जाता है, एक वुड डिस्पैच दिया जाता है। और ये वुड डिस्पैच इतना बड़ा था, यानी इतना बड़ा था कि इसके अंदर बहुत सारी एक योजनाएं बनाई गई थी, व्यापक योजनाएं बनाई गई थी, जिसके अंदर बोला गया था कि हम महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देंगे, हम मातृभाषा को भी लेकर चलेंगे, हम अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाएंगे। और इसी के अंतर्गत क्या हुआ था, इसी के अंतर्गत यानी 1854 के बाद 1857 का टाइम आता है, और 1857 में बंबई का टाइम, यानी बंबई, मद्रास और इसके अलावा कलकत्ता में क्या बनाई जाती हैं, यूनिवर्सिटी बनाई जाती हैं। इन्हीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जाता है। और ये किसके अंडर किया जाता है, वुड के डिस्पैच के बाद किया जाता है। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। तो वुड क्या थे, तो वुड ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या है, सबका आंसर क्या है, बी 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 बी। आदित्य का आंसर ए है, काजल चौहान डलहौजी, बी। तो जिन लोगों का आंसर बी है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि यहां पे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश शासन ने बहुत कोशिश की है, और बहुत कोशिश में 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लॉर्ड मैकाले लेके आए। लॉर्ड मैकाले के कारण ही यहां पे इंग्लिश, क्योंकि कहते हैं ना कि हमें अपनी भाषा को समझाना है, हमें अपनी चीजों को समझाना है, तो यहां पर उनके साथ में कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब आप इंग्लिश बोलते रहो, हम समझे ही नहीं, तो कम्युनिकेशन होगा नहीं। तो इन्होंने इंग्लिश को बढ़ावा दिया, और इंग्लिश को बढ़ावा देने के साथ इतना बढ़ावा दिया कि आज भी हम इंग्लिश पर ही फोकस ज्यादा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्या कहता है, आपको पता है कि भारत में दक्षिणी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, यह पूछा जा रहा है। आपको मालूम है कि बिंदु किसे कहेंगे, यहां पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, आप जब इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो भारत का सबसे नॉर्थ होगा। आप यहां पे देखेंगे भारत की मुख्य भूमिका साउथ होगा। इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो भारत की मुख्य भूमिका ये बेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु। और इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो भारत की भूमिका ये सबसे ईस्ट बिंदु होगा। लेकिन मैंने यहां नॉर्थ साउथ बोला, लेकिन हमारे यहां पे तो कुछ और चीजें भी हैं। क्या है, हमारे यहां पे आइलैंड्स भी हैं, और ये आइलैंड्स हैं तो क्या होगा, इन जगह पे एक लाइन और जाती है जिसे कहते हैं साउथ, यानी सबसे साउथ, क्योंकि ये भी पार्ट है। तो अब आपको आंसर देने हैं, क्या देने हैं कि भारत का सबसे नॉर्थ बिंदु जिसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा
कॉल कहते हैं। ठीक है, साउथ को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम कन्याकुमारी। इसे क्या कहेंगे वेस्ट वाले को, तो इसे कहते हैं गुहार मोती। और इस वाले को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं किबिदु। अब बचा आपके पास में एक जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु के नाम से जाना जाता है, यानी नॉर्थ के बाद अगर आप साउथ को देखोगे तो सबसे दक्षिणी बिंदु ये कहलाता है, क्योंकि ये मुख्य भूमि का है। इस वाले को हम क्या कहेंगे कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। इन सारे पॉइंट का आंसर आपको मिल चुका है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बताओ कितने लोगों का सही है। अपने याद ही ना किया एएसपी ब्रो। सर एक बार भारत को ड्रॉ करके दिखाना, तो भारत ही तो है, ये ड्रॉ हुआ है पहले से, तभी तो मैंने पहले से बना के दिखाया है मैप। ठीक है, चलो यहां पे मैंने क्या बताया, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पता चल गया, भारत का सबसे नॉर्थ बिंदु पता चल गया, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत की भूमि का ईस्ट बिंदु, और आपका बेस्ट पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट जो है हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने आपको चारों ही बता दिए हैं, और ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में आते जरूर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते त्रिषा शर्मा, और इसके अलावा फोन नंबर हाँ भाई फोन नंबर मांग लो, लेकिन यहाँ पे तुक्का लगाओ, तभी तो तुक्का लगा रहे हो भाई। अगर ये फोन नंबर ना होते तो तुक्का नहीं लगा रहे होते। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। हमें यहाँ पे ऐसे वर्ड को बताना है, ऐसे शब्द को बताना है जो क्या कर रहा है, जो यहाँ पर बताता है कि इनमें से चारों में से ऐसा शब्द जो उसको प्रदर्शित करता है जो अंडा देता है। अब आप कहते हैं अंडा कौन देता है, अंडे तो मछलियां देती हैं, हाँ जी बिल्कुल आएंगी। अंडे कौन देते हैं, सरीसृप वाले देते हैं, हाँ बिल्कुल देते हैं। पक्षी भी अंडे देते हैं, उभयचर भी अंडे देते हैं। तो ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं, जिनके बच्चे का विकास अंडे के अंदर होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम अंडप्रज के नाम से जानते हैं। इन जानवरों को हम ओविपोरस कहते हैं, यानी ओविपेरस कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। काजल का आंसर है सी। सी गलत हो जाएगा भैया। ए क्या है, ए का मतलब है जो अंडे देते हैं। कौन अंडे दे रहे हैं, यानी आप देखेंगे मछलियां अंडे दे रही हैं, मछलियों के अलावा पक्षी अंडे दे रहे हैं, तो ये पक्षी भी अंडे दे रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर आएगा। उभयचर जो होते हैं वो भी आपके अंडे देते हैं, तो यहाँ पे आएगा। तो अगर आपसे बोला जाए, आपने जो आंसर दिया ना वो सी, ये सी आपका आंसर किस में सही होगा, जब हम बात करेंगे कि ऐसे जानवर, ऐसे प्राणी जो बच्चे देते हैं। बच्चे कौन देता है, इंसान, ह्यूमन, हम लोग बच्चे देने वालों में आते हैं, तो विविपेरस के नाम से जानते हैं। इन्हें हम सजीव प्रजक कहते हैं। तो ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये बच्चे देते हैं। ठीक है, और विवि ओविपेरस क्या करता है, ये अंडे देते हैं। ठीक है, हो गया आंसर। हाँ आंखें घूम जाती हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। इसी प्रकार से चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो जितने लोग हैं भाई, आपको भी बताया कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते हम क्या कर रहे हैं, अब अपनी फ्रीडम की बात करते हैं। सभी लोग फ्री हैं, सभी लोग फ्रीडम है सबके पास में, लेकिन ऐसा भी है जो ये बताता है कि कौन सा देश है जिनके अंदर फ्रीडम ज्यादा है, कौन से देश के अंदर ह्यूमन जो हैं यानी मानव जो हैं वो फ्री हैं, और कौन से देश के अंदर फ्री नहीं रह पाते हैं। इसी प्रकार की एक सूचकांक आता है, इसी प्रकार का एक इंडेक्स आता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम यहां पे इसे कहते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। और ये इंडेक्स कब बनाएगी, 2024 में आई थी, क्योंकि 2025 में आएगी, अभी आई नहीं है, इसलिए 2024 की याद करनी है। अब ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 0 से लेकर 9 तक अंक दिए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कितना व्यक्ति फ्री है। अब फ्री का मतलब यह नहीं ठलुआ बेरोजगार की बात नहीं हो रही, फ्री का मतलब है जिसे हम यहाँ पे नागरिक को आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। हम वहां पर देखते हैं कि उसे कितना सामाजिक के अंदर यानी समाज के अंदर वो कितना फ्री है, वो कितना स्वतंत्र है इन अपनी चीजों को लेकर। तो यहां पर क्या होता है, भारत को भी रैंक दी गई होगी, हाँ जी बिल्कुल दी गई होगी, और ऐसा भी कोई होगा जो टॉप पर आया होगा। तो यही दो क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जब मैं भारत की बात करूंगा तो भारत को रैंक कितनी आई थी, तो भारत की रैंक थी 109,
और जब टॉप की बात करूंगा तो टॉप पर रहने वाला देश कौन था, वो था आपका स्विट्जरलैंड। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, लेकिन यहां पर आंसर तो नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि एक ऐसा सूचकांक जो किसी देश के द्वारा दिया जा रहा है, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है, उसका नाम और बता दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे हम कैटो के नाम से जानते हैं। तो कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि आपके कहां के हैं, यूएसए के हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक रिपोर्ट, एक इंडेक्स प्रदर्शित की जाती है जिसमें बताया जाता है कि कौन से देश के नागरिक ज्यादा स्वतंत्र हैं, कौन से देश के नागरिक स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है। काजल चौहान, आई एम ओल्ड स्टूडेंट, भूल गए मुझे, मैं याद करने की कोशिश कर लेता हूं। काजल चौहान का आंसर 109, स्टूडेंट लाइफ का सी, त्रिषा का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19। 19 क्या कहता है? हेक्साडेसिमल संख्या की बात करता है। ऐसा सिस्टम जहां पर क्या है, यहां पर हम किसी भी चीज को, जैसे आपने एक नंबर सुना होगा, एक होता है बाइनरी नंबर, और ये बाइनरी नंबर की बात की जाती है तब आप क्या कहेंगे, ये तो कंप्यूटर में होने वाले, यानी कंप्यूटर जिन नंबर्स को समझता है उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर डिजिटली सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उसके अंदर जो मेमोरी है, उसके अंदर जो एड्रेस है, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है, इन पर काम करना है तो हमें किस नंबर की जरूरत पड़ती है? हेक्साडेसिमल नंबर की जरूरत पड़ती है। यानी कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम के लिए मेमोरी, एड्रेस, प्रोग्रामिंग में काम आने वाला जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। और इस नंबर के अकॉर्डिंग, बाइनरी नंबर को आपको पता है 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, लेकिन हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं और ए से लेकर एफ तक यहां पर क्या होती हैं, वर्ड होते हैं। इस प्रकार हमारे पास में डिजिट कितनी हो जाती हैं? 16 हो जाती हैं। और आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से 9 तक तो अंक रहते हैं, ए से एफ तक क्या रहता है? वर्ण रहते हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास में 16 डिजिट रहती हैं। आप देखेंगे कि यहां पर क्या होता है, 1F लिखा होगा, 1B लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आपके हेक्साडेसिमल नंबर को प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर में डिजिटली सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ? अगर हमसे पूछा जाए बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में रहते हैं, 2 डिजिट रहती हैं। हेक्साडेसिमल पूछा जाए तो 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक, टोटल मिलाकर हमारे पास में 16 डिजिट रहती हैं। यानी 9, 10 तो ये हो गए और 6 ये रह गए, तो 16 हो गए। तो ये हमारे मेमोरी, एड्रेस, प्रोग्रामिंग में काम आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिषा का आंसर है ए, काजल का आंसर डी, त्रिषा का फिर डी, महिनी का आंसर डी, स्टूडेंट लैब का डी। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, बाकी आपके आंसर गलत है, ए बी सी वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। भारत के संविधान की बात की जा रही है। भारत के संविधान में भाग हैं, और भाग हैं तो हर भाग में किसी ना किसी चीज को दर्शाया गया है। ऐसे ही हमारे पास में अब यहां पे आपके सामने एक रोमन संख्या लिखी है। इस रोमन संख्या को हम कितना बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे 14, और ए तो ए है ही। यानी हमसे पूछा जा रहा है भाग 14A में किससे, भारत के संविधान में भाग जो 14A है ये किससे संबंधित है इन चारों में से। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? तो हमारे पास में ऐसा कौन सा भाग है? 14A। और इस 14A में, यानी मैं 14A की बात करता हूं, और इस 14A में 2 आर्टिकल हैं, और वो 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। वो है आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 323A और आर्टिकल नंबर 323B। अब आप कहेंगे कि इनका मतलब क्या है, ये भी बता दो। बिल्कुल बता रहे हैं भैया, रुको रुको जरा। तो यहां पे बात की जाती है, आपको पता है हमारी न्यायपालिका है, और न्यायपालिका को अगर हम छोटे मोटे काम भी पहुंचा देंगे, यानी हर चीज के लिए केस कर देंगे, तो क्या होगा? न्यायपालिका पर बोझ बढ़ जाएगा। न्यायपालिका उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे केसेस जो रहेंगे वो पेंडिंग रहेंगे। तो हमने क्या किया? हमने यहां पर 42वां संविधान संशोधन किया,
और 42वां संविधान संशोधन करेंगे तो करने के बाद में हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो संविधान संशोधन होता है 1976 में। 1976 में ऐड करते हैं क्या, हम यहां पे ऐड करते हैं क्या, दो आर्टिकल, एक भाग 14A और आर्टिकल नंबर 323A और 323B। इन दोनों के अंदर ट्रिब्यूनल्स की बात की जाती है। आप कहेंगे ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, तो ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है कि यहां पर आप देखेंगे कर से, अब टैक्स से रिलेटेड कोई केस है तो क्या आप कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे? नहीं, आपको वहां पर ट्रिब्यूनल्स में जाना होगा। तो यहां पर अगर आपके पास में पर्यावरण से संबंधित कोई केस है तो क्या आप कोर्ट जाएंगे पहले? नहीं, आपको ट्रिब्यूनल्स में जाना होगा। और इस आधार पर हमने यहां पे क्या किया, ट्रिब्यूनल्स बनाए, और जिसके आधार पर क्या होता है, न्यायपालिका के पास केस कम पहुंचे और यहां पर न्यायपालिका के बोझ को हमने कम कर दिया। न्यायपालिका अब अपने आप में एक सक्षम तरीके से काम कर रही है, लेकिन अभी भी हमें बहुत जरूरत है। तो ये किसकी बात करता है, न्यायाधिकरण की बात करता है, ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। तो आप देखेंगे हरित चीजों के लिए भी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, कर के क्षेत्र के लिए भी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी हम ट्रिब्यूनल्स बना रहे हैं। तो इन ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है कि न्यायपालिका से पहले आपको यहां पे जाके क्या करना होगा, अपील करनी होगी, और यहां पे उस केस को खत्म कर दिया जाता है मोस्टली। अगर नहीं होता है तब आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन यहीं पर मोस्टली खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद हमें क्या नहीं करना पड़ता, कोर्ट में कोई केस नहीं करना पड़ता है यहां पर। इसी वजह से न्यायालय पर बोझ कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कितनों का ऑप्शन नंबर बी है, एएसपी का तो आंसर सी है। वो आ गई नोजी दीदी, ये कौन सी दीदी है भैया? तो यहां पर काजल का आंसर सी है, त्रिशा का आंसर बी है। और इसी तरीके से यहां पर आपकी क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को समझा, और समझने के बाद में अब आपको ये बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं जो शुरुआत से जुड़े हैं। क्योंकि 20 में से अगर आप 17, 18, 19 तक पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। अगर आप 15 से नीचे पहुंच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, और अगर आप 10 से नीचे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ही इन्हीं से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं से आने वाले एग्जाम में हमें पता चलता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहां पर अगर 20 में से 18 तक हैं, 20 में से 15 तक हैं, तब भी मैं कहूंगा ठीक है, लेकिन 15 से नीचे है तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर से हमारी मेरिट रुक जाती है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन हुए। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पे रीजनिंग की क्लास जो होती है, यानी इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे रीजनिंग जो क्लास होती है वो सुबह 7 बजे रहती है। 12:30 बजे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं जीके और जीएस के लिए। इस चाणक्य की सीरीज में मैथ से जुड़ने के लिए आपको शाम को 8 बजे आना होगा, और आपको हिंदी से जुड़ने के लिए रात में 9 बजे। यानी 2 क्लास आपको सुबह मिल जाती हैं और 2 क्लास आपको शाम को मिलती हैं। इस प्रकार से हमने यहां पे क्या किया है, यहां पर यूपीएसआई के लिए चाणक्य की सीरीज को स्टार्ट किया है। लेकिन इस चाणक्य की सीरीज में सबसे बड़ा फायदेमंद जो चीज है वो है हमारा एक बैच, और ये बैच का नाम भी क्या है, चाणक्य बैच है। और ये चाणक्य बैच जो है ये हमारा अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप नए बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप चाणक्य 2.0 में भी एनरोल कर सकते हैं, जो कि हमारा 15 अगस्त के बाद में स्टार्ट हुआ है। यानी 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, जिससे बस 8 से 10 दिन हुए हैं, जिसमें क्लासेस जो हैं हमारी बहुत कम क्लासेस रही हैं। तो आप यहां से शुरुआत से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो आप यहां पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बैचेस ले सकते हैं। इन बैचेस को आपको कहां लेना पड़ेगा, तो आप हमारे इन बैचेस को लेने के लिए BYSC एप्लीकेशन पे जाएंगे, और BYSC एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, और अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आपको फिर लॉगिन करना होगा। कुछ डिटेल हैं जो रजिस्टर में डाली जाती हैं, वो सबके लिए आपको पता है, और इसके बाद में आप एनरोल कर सकते हैं। हमारा होम पेज इस तरीके का दिखाई देगा, यूपीएसआई 2025 के लिए चाणक्य बैच। पेड कोर्सेज यहां दिख जाएंगे, फ्री कोर्सेज यहां दिख जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पे प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी के साथ में आज की क्लास में आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी, कितने भी लोगों को भाई कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? 5 में से 5 त्रिशा शर्मा के सही हुए हैं। बिल्कुल 12:30 बजे यार स्टार्ट होता है, कोई तो क्लास नहीं होती है, बस टाइमिंग लगा है। सारी क्लासेस होती हैं और टाइमिंग नहीं लगा है, सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। चलिए
आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइम पे 12:30 बजे, जो कि आपके जीके जीएस को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, जीके जीएस की क्लास को एनालाइज कराते हैं और इसी के साथ में आपको यहाँ पर समझने का मौका भी मिलता है, नोट्स बनाने का भी मौका मिलता है और इन नोट्स को आप रिवीजन के टाइम पे यानी रिवाइज भी कर सकते हैं जब आपके एग्जाम आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।